नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जून में भाजपा के प्रचंड बहुमत से दूर रहने के बावजूद शुरू हो गई। दो दलों जदयू और तेलुगु देशम पार्टी के वैशाखी से बनी हुई मोदी की सरकार के पास भले ही जनता का विश्वास सत्ता में रहने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार बनी और पहला मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला शीतकालीन सत्र अभी शुरू हुआ। पहले शीतकालीन सत्र के दौरान 75वें संविधान निर्माण के वर्ष में, यानी संविधान लागू होने के 75वें वर्ष में राज्यसभा लोकसभा में बहुत सारे सांसदों ने अपनी बातें रखी। खास करके राज्यसभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिली कि जहां मोदी सरकार, जो आज सत्ता पक्ष में है, ने फिर से अपने तीसरे कार्यकाल में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना जारी रखी है। अपनी हर काम के लिए नेहरू को कोसना, नेहरू की आलोचना करना मोदी सरकार के सांसदों ने जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों ने नेहरू को बहुत महान बताया। ऐसे में पूरे देश की आम जनता कंफ्यूज्ड है। उन्हें नहीं पता है कि सत्ता पक्ष सही है या विपक्ष सही है, या सत्ता पक्ष गलत है या विपक्ष गलत है। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमारे साथ हैं हिस्टोरियन और पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार। अभय जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अंबेडकर में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभय जी, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप इतिहास के विद्वान हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं। पक्ष अभी भी नेहरू को 11वें साल के बाद भी नेहरू को गाली दे रहा है और विपक्ष महान बताते हुए नहीं थक रहा है। ऐसे में आम आदमी को नेहरू के बारे में क्या सोचना चाहिए, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर धर्मराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस देश में एक परंपरा चली हुई है कि आप नेहरू जी की जमकर तारीफ कीजिए या नेहरू जी को इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ठहराइए। मुझे लगता है कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों जो पर्सपेक्टिव है, ये दोनों गलत है। जब से भाजपा आरएसएस की सरकार 2014 से जब सत्ता में आ गई है और वो चुनाव भी जीत रहे हैं, बहुत आसानी से जीत पा रहे हैं, आज उनके पास बहुमत भी है, तो उन्होंने 2014 से एक प्रोपेगेंडा चलाया कि नेहरू जी जो हैं या नेहरूवियन पॉलिसी जो है या नेहरूवियन जो इकोनॉमी है, ये भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। अब विपक्ष जो है, जिसकी क़यादत कांग्रेस पार्टी करती थी, इतने सालों से सब सत्ता में रही, तो उसको तो बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि नेहरू गांधी परिवार जो है, उसने भी कांग्रेस पार्टी को अपनी जागीर समझी। उसने भी कांग्रेस के जो बाकी जो लीडर थे, उनको वो तरजीह नहीं दी। तो कांग्रेस के भी जो आला कमान के जो लीडर थे, गांधी नेहरू फैमिली थी, उनको बहुत बुरा लगा कि ये नेहरू, जिन्होंने देश में इतने सालों तक शासन किया, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये सरकार जो है, ये कैसे नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा सकती है, कसूरवार ठहरा सकती है। तो जो नेहरू जी के जो समर्थक या नेहरूवादी जो लेखक थे, उन लोगों ने अब नेहरू की प्रशंसा करने का एक फिर से जोर शोर मतलब कोशिश शुरू कर दी। तो मुझे ये लगता है कि जो एक वंचित समाज का जो व्यक्ति है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, जो मजदूर है, उसको चाहिए कि ये दोनों खेमे जो चल रहे हैं, इन दोनों खेमों की बातों में बहे नहीं, बल्कि वो अपने हितों को देखे। और अगर आप वंचित तबके के नुक्ते नजर से, अगर वंचित तबके के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं,
तो आप पाते हैं कि दोनों पक्ष जो है कमजोर तबके को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और सत्ता पक्ष जो है एक नूरा कुश्ती कर रहा है और इसमें असली मुद्दे गायब हो जा रहे हैं। मुझे लग रहा है धर्मराज जी कि जो अंबेडकर जी को लेके जो अपमान वाला जो विवाद जो चला है, उसमें भी जो कांग्रेस या जो भाजपा, जो हिंदुत्व की पार्टियां या जो कांग्रेस की पार्टियां, उन्होंने नेहरू जी को या दलित समाज के लोगों को या पिछड़े समाज के लोगों के लिए क्या किया, इस पे संजीदगी से बहस नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसा लगे कि ये पार्टी जिम्मेदार है और वो पार्टी जिम्मेदार है। सच्चाई ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने में, उनको अधिकार देने में, उनके समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में संजीदगी ना तो हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से दिखाई गई है और इसमें नेहरू जी भी कई बार इसमें नाकाम साबित हुए हैं और इसकी आलोचना खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी राइटिंग में की। लेकिन वही सवाल है कि आपने कहा कि नेहरू ने आलोचना, तो यह बात आप जो कह रहे हैं, आपकी बात से तो यही साबित तो हो रहा है कि आप भी नेहरू की आलोचना करने से बच रहे हैं। आप भी नेहरू के उस स्याह पक्ष पर नहीं खुलकर बात रख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नेहरू को लेकर ऐसा भाषण दिया है कि खुद कांग्रेसी भी सकते में है कि इस दृष्टि से वो क्यों नहीं सोच पाए। उन्होंने कहा कि 100 साल बाद भी नेहरू इतना महान व्यक्ति, दोनों तरफ खून की नदियां बह रही थी और ऐसे में नेहरू का होना आज है। इस तरीके की जो भावुक भाषण देके इतिहास को सामने रखकर नेहरू को महानतम साबित करने पर तुले हुए थे। ऐसे में लगता है कि इतिहास में अगर ईमानदारी से बात की जाए, वो विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आदरणीय मनोज झा जी के साथ मैं क्षमा मांगते हुए मैं कहूंगा कि कई बार जो एमपी साहब जो हैं राजद के, उन वो जब कभी-कभी भाषण देते हैं तो उनका भाषण जो है मनोज झा जी का बड़ा पॉपुलर हो जाता है और ऐसे लगता है कि क्या उन्होंने बहुत महान बातें कह दी हैं। लेकिन आप अगर गौर से सुनेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे, तो मुझे उसमें धर्मराज जी रेटोरिक ज्यादा लगता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैंने मनोज जी का जब मैं भाषण को सुनता हूं तो मुझे लगता नहीं है कि मनोज जी कांग्रेस के एमपी हैं या राजद के एमपी हैं, क्योंकि जो राजद जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, उसके जो जो मतलब उसके जो क्या कहें आइडियोलॉग हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, है ना? उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो मैंने तो बहुत कम ही सुना है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि कभी राम मनोहर लोहिया को कोट करते हुए मैंने मनोज झा जी को नहीं सुना बहुत ज्यादा। वो हमेशा नेहरू जी की ही प्रशंसा करते हैं। मुझे ये लगता है कि नेहरू जी ने जो देश के लिए किया, उसको एकदम ही खुले मन से संजीदगी से उस पे मतलब उस पे परीक्षण होना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऐसी जो राजनीति है जिसमें एक पक्ष बिल्कुल नेहरू को तमाम गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। अगर आप दिल्ली में हैं और आज आपके इलाके में अगर कूड़ा भी साफ नहीं हुआ तो उसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देना, या बिजली चली गई उसके लिए भी नेहरू को ठहरा देना जिम्मेदार, ये भी गलत है। और भारत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नेहरू को ही जिम्मेदार, उसको मतलब उनको महान कहना, ये भी दोनों पक्ष गलत है। मैं मनोज जी से कहूंगा कि राम मनोहर लोहिया जी ने जो नेहरू जी की जो आलोचना की है उसको भी कभी कभी संसद में उसको रखें, क्योंकि लोहिया जी ने साफ साफ कहा। देखिए लोहिया जी कौन है? लोहिया जी नेहरू जी से बहुत प्रभावित हैं। लोहिया जी जो है कांग्रेस के लिए जो है जर्मनी में जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को लेकर और राष्ट्रीय आंदोलन के लेके लड़ रहे हैं, उसकी बातों को आगे पहुंचा रहे हैं। लेकिन ज्यों ज्यों आजादी करीब आती गई, ज्यों ज्यों हमें लगा कि भारतीयों को आजादी मिल जाएगी, उस वक्त लोहिया जी अपनी लेखनी में कह रहे हैं कि गांधी जी को छोड़ के बाकी जो कांग्रेस के जो लीडर थे वो उतना संजीदा नहीं थे वंचितों के सवाल को लेकर। इसलिए आप देखेंगे कि आजादी मिलने के बाद लोहिया जी हो या जयप्रकाश नारायण हो, उन लोगों ने सरकार में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने विपक्ष का रोल अदा किया और नेहरू जी की बड़ी आलोचना की। तो मैं मनोज जी से यही गुजारिश करूंगा
कि नेहरू जी की जो पक्ष है, आप बिल्कुल अगर सकारात्मक पक्ष है तो जरूर उसको रखिए, लेकिन नेहरू जी को बचाने की जिम्मेदारी जो है ना, एक ईमानदार लीडर और एक ईमानदार पत्रकार को, वो स्पोक्स पर्सन नहीं है कांग्रेस पार्टी का। कभी लोहिया जी के भी दृष्टि से नेहरू जी को देखिए। लेकिन सवाल वही है कि अभी जो है अमित शाह अपनी भाषण में अंबेडकर को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे पूरे विपक्षी में, पूरे देश में बवाल मच गया। और लेकिन भाजपा का कहना है कि अमित शाह का उद्देश्य या उनकी भाषा अंबेडकर जी को अपमानित करने के लिए नहीं था, बल्कि कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए था। और इसके जवाब में कांग्रेस का पूरा नेतृत्व नीला टी शर्ट पहन के संसद में और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसा इस देश में बताया जा रहा है कि जो भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में हासिल किया वो नेहरू की वजह से किया, कांग्रेस की वजह से किया। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई बताई जा रही है। और विपक्ष की तरफ से भी कांग्रेस, चूंकि विपक्ष में है कांग्रेस, तो सारी बातें कुल मिलाकर इस देश में अब कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर आम आदमी, जो न पक्ष का हो न विपक्ष का हो, बल्कि सीखना चाहता हो, जो सही मायने में इतिहास का मूल्यांकन करना चाहता हो, वो किसी सांसद का भाषण सुने, नेहरू अंबेडकर जैसे गंभीर विमर्श पर और अपनी राय बनाए। आपका क्या कहना है इस पर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सेकुलर एंड जो कम्युनल बाइनरी है, एक तरफ सेकुलरवाद और एक तरफ सांप्रदायिकवाद, ये जो बाइनरी है ना, ये वंचितों के जो सवाल होते हैं उसको खोल के सामने नहीं ला पाती है, वंचितों के सवाल को दबा देती है। और यही कुछ पार्लियामेंट में भी आजकल हो रहा है कि एक पक्ष नेहरू को महान कहेगी और एक पक्ष नेहरू को जो है खलनायक बना के पेश करेगी, लेकिन वंचितों का एक प्रश्न नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को आप देखिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को न्याय जो है, बाबा साहब अम्बेडकर को अधिकार जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ सम्मान है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें थी, बाबा साहब का जो मिशन था, उसको भाजपा और आरएसएस और उस जमाने में विश्व आपको हिंदू महासभा, उन्होंने कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। और नेहरू जी की भी जो कैबिनेट थी उसका भी हम हाल जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, क्या वजह थी कि नेहरू जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्या वजह थी कि नेहरू जी जो थे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्या वजह थी कि 1952 के चुनाव से पहले बाबा साहब अम्बेडकर घूम घूम कर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने सोशलिस्टों के साथ अपने आप अपना अलायंस किया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी थी, जिसका सिंबल हाथी था, हाथी, और वही हाथी जो बाद में बीएसपी का भी सिंबल बना, तो वो हाथी जो सिंबल था, उसने सोशलिस्टों के साथ उन्होंने अलायंस किया। और अगर आप उसको देखेंगे, अंबेडकर जी की खुद उनके स्पीचेस को देखेंगे जो उन्होंने सब 50 में, 51 में या 52 में उन्होंने दिया, तो वो नेहरू जी की पॉलिसीज को लेके वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं, वो बहुत आलोचक बन गए हैं नेहरू जी की पॉलिसीज को। वो क्या कह रहे हैं कि अमीरी गरीबी का जो खाई है वो नेहरू जी के जो राज्य में वो पटने का नाम नहीं ले रहा है, अमीर और भी अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और भी गरीब बनते जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि नेहरू जी के राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में फेवर जो है वो उन लोगों को दिया जा रहा है जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। और देखिए, अंबेडकर जी बार बार कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में अगर प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जो है, अगर वो उसमें नेपोटिज्म आ जाता है तो देश के लिए सही नहीं है। अंबेडकर जी कह रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अंबेडकर जी बार बार कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है इसमें अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकार की कमियों को कौन उजागर करेगा। लोकतंत्र का मतलब है अंबेडकर जी के शब्दों में कि ताकत पे सवाल किया जाए। और जो अधिनायकवाद होता है उसमें क्या होता है, ताकत पे सवाल नहीं किया जाता है बल्कि ताकत के सामने झुक जिया करता है। तो अंबेडकर जी दुखी थे कि अपोजिशन की बातों को नेहरू जी की कैबिनेट में नहीं सुना जा रहा है, पार्लियामेंट में नहीं सुना जा रहा है। और अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जब संसद में खड़ा होती हैं और अपनी बातें रखती हैं तो उनको दबा दिया जाता है। इसलिए अंबेडकर जी बड़े क्रिटिकल थे। और आप देखिए, जो लोग आज विपक्षी पार्टियों को भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं,
आजकल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि भाजपा के राज में विपक्षी पार्टियों को कुचल दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, नेहरू जी के दौर में लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था। मैं पूरे होशो हवास के साथ आपको कह रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको अंबेडकर जी बहुत ही अहम मान रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, उसको रिकॉग्नाइज नेहरू जी ने नहीं किया था। क्योंकि हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी से बनेगा जिस पार्टी ने कम से कम 10% स्ट्रेंथ जो उसका हो, हाउस का वो हो, उसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन का सीट मिलेगा, उसको पोजीशन मिलेगी। ये कहीं लिखा नहीं है। लेकिन पता नहीं इस देश में कहां से कानून आ गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर चुनाव होता है और आप विपक्ष में और आपकी पार्टियां कम सीट जीतती हैं और हाउस में मान लीजिए अगर 100 सीट हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन को 9 सीट आ गया तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट नहीं दी जाती है। यानी नेहरू जी के दौर में भी लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो ये भी अंबेडकर जी की निगाह में बहुत ही अहम सवाल है। और अंबेडकर जी आप कह बार रहे हैं बार कि नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस नेहरू के बारे में सांसद मनोज झा ने बहुत जोर जोर से संसद में कहा कि वैसा नेता सदी में पैदा होना टाइप का मुश्किल है, इस तरीके की भाव यही था कि 100 साल बाद अगर मुझे आपको कोई गाली दे मानिए तो अच्छा नहीं लगेगा, आलोचना करे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं कि वो नेहरू, इतने महान नेहरू ने विपक्ष को स्वीकार ही नहीं किया। मैं बिल्कुल फिर सही से कहा। कह मैं फिर बिल्कुल से आपसे कहूंगा, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल 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 मैं आपका जो सवाल है मैं समझ गया। मनोज झा जी आदरणीय जो एमपी हैं, उनकी कई बार बात मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या आरजेडी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। देखिए, तथ्यों के साथ जो है ना उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम किसी पार्टी का समर्थन करें, कोई पार्टी जीत के आ जाए, कोई पार्टी हार के आ जाए, हमें गम और दुख एक व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, तथ्य के आधार पर बात करते हैं, तो वहां हम उसमें डंडी नहीं मार सकते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, नेहरू जी के दौर आप में कह रहे हैं कि नेहरू ने विपक्ष को, आप कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष को कुचल दिया था, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको रिकॉग्नाइज नेहरू के शुरुआती दौर में 1967 तक उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। और उसके लिए क्या, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना, ये बिल्कुल तो आप बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह ये है कि ये हमारे तो कान जी, हमारे हमारे अगर हम गलत हैं तो आप कोई साथी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, हम अपनी बातों को वापस ले लेंगे, हम माफी मांगेंगे। जी, लेकिन मैं जहां तक मेरा मुताला है, मेरी स्टडी है, देखिए, जब चुनाव होता है, मान लीजिए कि कोई विधानसभा का चुनाव हुआ, 100 सीट है वहां पे, तो 100 सीट का हम्म 10% कितना हुआ, 10 हुआ। मान लीजिए 95 हम्म सीट जीत के आप आ जाते हैं और हम विपक्ष में सिर्फ 5 ही सीट जीत पाते हैं। तो ये एक बहाना बना दिया जाता है कि चूंकि आपके पास हाउस का 10% स्ट्रेंथ नहीं है, सुन लीजिए, तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे आपकी पार्टी से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। यानी जिसको हम लोग कहते हैं आम जबान में विपक्षहीन, विपक्षहीन हाउस हो जाती है। तो ये अंबेडकर जी की विचारधारा से अगर हम देखेंगे तो ये गलत है। आप उसमें नंबर को फिक्स नहीं कर सकते ना। हर चीज को आप नंबर और तादाद के बल पे नहीं देख सकते हैं ना। अंबेडकर जी ने कहा है कि बहुत सारे कामयाब लोकतंत्र में विपक्ष के जो लीडर होते हैं उनकी ताकत प्रधानमंत्री के बराबर होती है। विपक्ष के जो लीडर होते हैं, अपोजिशन ऑफ लीडर होते हैं, उनको स्टाफ मिलता है, उनको ऑफिस मिलता है ताकि वो सरकार की आलोचना करने नहीं के नहीं लिए उनको अभय जी, देखिए अभय जी, मैं ये कहूंगा कि विपक्ष की संख्या चाहे जितनी भी हो, हम जो है जब बड़े बड़े महफिलों में भाषण देते हैं तो ये मानते हैं कि अगर तानाशाह शासक के सामने कोई एक व्यक्ति भी विपक्ष है तो लोकतंत्र जिंदा है। बिल्कुल आपने सही कहा, स्पिरिट तो यही है। लेकिन आप क्या करते हैं धर्मराज जी, उसको टेक्निकल इश्यूज में आप उसको फंसा देते हैं, समझे, उसको टेक्निकल इश्यूज में फंसा देते हैं आप उसको। तो ये टेक्निकल इश्यूज में फंसा के विपक्षहीन किया गया। ये मैं बिल्कुल आपके चैनल पे ये बात मैं कह रहा हूं। आप इसको सब लोग देखेंगे तो मेरी भी जिम्मेदारी उस पर तलब होगी। देखिए, जो आजकल सोशलिस्ट लोग जो हैं, नेहरू जी की बड़ी तारीफ करते हुए हद से ज्यादा गुजर जाते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि भारत में सबसे पहले भारत में ही नहीं, दुनिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी बैलेट से।
बैलेट पेपर, चुनाव के जरिए अगर दुनिया में कहीं कम्युनिस्टों की सरकार बनी है तो वो बना था केरला के अंदर में। उस सरकार को नेहरू जी ने डिसमिस कर दिया था। यानी राष्ट्रपति शासन का जो सबसे पहले दुरुपयोग था वो नेहरू जी के ही दौर में हुआ। राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग उन्हीं के दौर में हुआ। और देखिए एक और बात याद रखिए, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट और सेंटर, जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप जो है ना, वो मास्टर और स्लेव का नहीं है, वो जूनियर और सीनियर का नहीं बल्कि इक्वल है वो। तो कोई भी अगर सेंटर की जो गवर्नमेंट है, अगर वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करके अगर राष्ट्रपति शासन लगाती है या राज्यपाल का दुरुपयोग करती है वहां की लोकतांत्रिक सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये गलत है, इस संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। एक और चीज मैं कहूंगा, आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, देखिए मैं कहना चाहता हूं आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, नेहरू जी के जमाने में जहां जहां पर भी डैम बने, नेहरू जी के जमाने में जहां जहां पर विकास के काम हुए, तथाकथित विकास के काम में, वहां पे विस्थापन हुआ। किसका विस्थापन हुआ? किसका हुआ? आदिवासियों का विस्थापन हुआ। और झारखंड में रामदयाल मुंडा जैसे बड़े स्कॉलर ने कहा है कि झारखंड में एक जमाने में 70% आबादी थी आदिवासियों की थी, वो आबादी 30% आबादी की हो गई और बाहरी लोग 70% हो गए। यानी 70-30 को अपने बदल के 30 और 70 कर दिया। उस समय तो भाजपा नहीं आई हुई थी, उस समय तो भाजपा नहीं आई हुई थी। तो ये इतिहास में जो है बहुत ही ये पेचीदा और बहुत ही ये बिटर ट्रूथ है, जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इसमें नेहरू जी को सुपर हीरो बनाना, नेहरू जी का हीरो वर्शिप करना, ये गलत है। क्योंकि अंबेडकर साहब व्यक्ति की पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। अंबेडकर साहब इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे। और एक और बात याद रखिए, अंबेडकर जी का नेहरू का क्रिटिसिज्म करने के पीछे एक फिलॉसफी है। देखिए उस फिलॉसफी को हमें नहीं भूलना चाहिए। अंबेडकर जी कह रहे थे कि देखिए, आप दलितों को आपने रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन जब आपने दलितों को रिजर्वेशन दे दिया तो जो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, उनमें जो दलित लीडर्स हैं, वो दलित लीडर्स न सिर्फ दलितों के मुद्दे पे चुप रहते हैं क्योंकि उनको डर होता है अपनी पार्टी आला कमान का, उनको वो स्पेस नहीं मिल पाता है, बल्कि जहां जहां डॉक्टर अंबेडकर जाते थे और जहां जहां डॉक्टर अंबेडकर दलितों को इश्यूज को हाईलाइट करते थे, वहां पे कांग्रेस पार्टी अपने दलित लीडरों का इस्तेमाल करती थी डॉक्टर अंबेडकर साहब की छवि को खराब करने के लिए। और यह बात डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं, अगर समय मिलेगा तो मैं ये कोट करके बता दूंगा कि उन्होंने पंजाब में बातें कही थी, कब कही थी मैं आपको बता दूं। ये 1951-52 की बातें हैं, जब अंबेडकर पंजाब में जा रहे हैं, पटियाला जा रहे हैं, तो वहां के जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, दलित लीडर हैं, उनका इस्तेमाल डॉक्टर अंबेडकर के इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी है, वो ये कह रहे हैं अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे ही जो लोग हैं उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है। और वो ये भी बात कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में अंबेडकर साहब नेहरू जी के बारे में कह रहे हैं कि उसमें उनको जगह नहीं दी जाती थी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री नेहरू जी ने प्रॉमिस किया था वो उनको मिनिस्ट्री नहीं दी गई। लेकिन अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि देखो मुझे पर्सनल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमारे समाज का काम नहीं हो रहा था। अंबेडकर साहब बार बार कह रहे थे कि नेहरू जी के जमाने में गरीबी कम नहीं हो रही है, नेहरू जी के जमाने में जो है आपको दलितों के और डिप्रेस्ड क्लासेस के इशू जो है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। नेहरू जी के दौर में ब्राइबरी और करप्शन बढ़ गया। और एक कह रहे हैं, लेकिन नेहरू जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कहते हुए कि नहीं नहीं, करप्शन तो दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा है, भारत में तो बहुत कम है। और उसके बाद अंबेडकर जी ये कह रहे हैं कि देखो, दलित समाज के लोगों से कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारा भला जो है, तुम्हारे समाज का भला जो है वो तभी हो पाएगा जो वंचित समाज के लोग अपना एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट खड़ा करेंगे। आप कभी कभी सोचते होंगे, कभी कभी लीडर लोग इस तरह की बातें कहते हैं, ऑटोनोमस दलित मूवमेंट। क्या होता है ऑटोनोमस दलित मूवमेंट? ऑटोनोमस दलित मूवमेंट जब होगा तो आपके समाज के रियल रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे। बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो क्या करती है, जो अनपॉपुलर लीडर होते हैं, जो डमी लीडर होते हैं, उनको आगे करती है। जो ओरिजिनल लीडरशिप होती है उसको वो क्रश करने की कोशिश करते हैं। और यही बात पूना पैक्ट के 50 साल बाद मानवर काशीराम जी ने जब चमचा एज को लिखा तो उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां दलित सिंबल का इस्तेमाल करती है और दलित चेहरे का इस्तेमाल करती है और दलित के मुद्दों को ही कमजोर करती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा है कि लेबर और कैपिटल जो है, लेबर और कैपिटल जो है इसका भी झगड़ा है। और कैसे लेबर और कैपिटल
के साथ हार्मनी किया जा सकता है, कैसे क्लास और कास्ट के इश्यूज को हार्मोनाइज किया सकता है, कैसे रूलिंग क्लास को और ऑपरेस क्लास को हार्मोनाइज किया जा सकता है। और बार बार कह रहे हैं कि नेहरू जी के दौर में ताकतवर लोगों का काम किया जा रहा है और वंचित लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और देखिए, ये बात कहने पर बहुत ही तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और जब स्वराज की बात कांग्रेस और गांधी जी कर रहे थे, तो अंबेडकर जी ने कहा हम स्वराज के विरोधी नहीं थे, हम स्वराज के विरोधी नहीं थे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सवाल था कांग्रेस से कि ठीक है आप स्वराज लीजिए, लेकिन उस स्वराज में वंचितों को क्या अधिकार मिलेंगे, इस सवाल पे खामोशी अख्तियार कर ली जाती थी। तो भाई आप आजादी लाइए, हम आजादी में कुर्बानी देने के लिए आगे हैं, लेकिन उस आजादी जब मिल जाएगी तो हमें क्या मिलेगा। तो अंबेडकर जी ये कह रहे हैं कि दलितों के इश्यूज को लेकर संजीदा नहीं है। आपसे मैं एक और सवाल कर रहा हूं, आपको पता है हम अंग्रेजी शासन को तो बहुत बुरा कहते हैं, अंग्रेजों के दौर में आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए, छीनने से बचाने के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना हुआ था। क्या बना हुआ था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और नेहरू जी सत्ता में आने के बाद नेहरू जी ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के साथ उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट में यह बात साफ तौर से कह दी उन्होंने कि आदिवासियों की जो जमीन है वो पब्लिक पर्पस के नाम पर ली जा सकती है। और पब्लिक पर्पस क्या होता है, कौन तय करेगा? एक प्रशासन तय करेगा, एक सरकार तय करेगी। और सरकार और प्रशासन पब्लिक पर्पस के नाम पे बाहरी लोगों को आदिवासी इलाकों में बसाएगी और आदिवासियों को वहां से विस्थापित करके शहरों में मजदूरी करने के लिए भेज देगी। तो ये ट्रुथ है। लेकिन याद रखिए, नेहरू जी की मैंने आलोचना की कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। नेहरू जी जो थे उन्होंने दलित इश्यूज को उतना संजीदगी से नहीं लिया। तो मेरी बातों को ऐसा हो सकता है कि कुछ जो भाजपाई मिजाज के लोग होंगे उनको बड़ी खुशी आ रही होगी कि यार बहुत अच्छा बात बोल दिया, और ये तो हमारे काम के लिए हमारा बात बोल दिया, नेहरू को इसने पूरी उसकी पोल खोल दी। लेकिन जनाब, नेहरू जी ने अगर बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया तो मैं भाजपाई, मैं आरएसएस और मैं हिंदू महासभा से भी पूछना चाहता हूं, उन्होंने बाबा साहब को क्या सम्मान दिया है? सबसे पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर हिंदू महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए, उनको न्याय देने के लिए हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। और हिंदू कोड बिल जब लाना चाह रहे थे तो उस समय में बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करने वाले दक्षिणपंथी कांग्रेसी थे, और उससे ज्यादा हिंदुत्व के जो लोग थे वो लोग बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ विरोध कर रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ रैलियां कर रहे थे। ये सच्चाई है। और सच्चाई सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जिसमें दलितों को और वंचितों को, जिसको इंसान नहीं समझा जाता था, उस इंसान को अधिकार दिए। उस बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को आरएसएस का जो मुख्य पत्र है पांचजन, वो क्या लिख रहा है? इसमें मनुस्मृति की बातें नहीं आई है, इसमें भारतीय सभ्यता की बातें नहीं आई है। ये तो विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का लग रहा है। वही मनुस्मृति जिसको जलाने के लिए बाबा साहब ने लाठियां खाई, उसी मनुस्मृति के विरोध में बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी, और आप उस मनुस्मृति को डिफेंड कर रहे हो। आरएसएस और बीजेपी से संबंधित जो संगठन है धर्म संसद, उन्होंने भी मनुस्मृति की तारीफ की है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में दिल्ली में जो दक्षिणपंथी जो ताकतें थी उन्होंने एक प्रदर्शन किया दिल्ली में, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां जलाई हुई थी और वो लोग आरक्षण विरोधी भी बोल रहे थे। ये भी बात मैं कह देना चाहता हूं, के सुदर्शन जो है आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने ये बातें पब्लिकली कही है 2000 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कि मैं माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैंने आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा है कि आरएसएस को भी और बीजेपी को भी अंबेडकर जी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि याद रखिए अंबेडकर जी ने कहा हिंदू राज वंचितों के लिए नहीं, सबके लिए एक बुरा दिन होगा, एक एक कैलेमिटी होगा, एक आपदा होगा। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लिए क्या है? हिंदू राज लाना है, ब्राह्मण राज लाना है। तो अंबेडकर कैसे आरएसएस और बीजेपी के प्रिय हो गए? आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, अंबेडकरवादी लोग, बहुजन, अल्पसंख्यक और यहां तक भी स्वर्ण समाज में भी जो लोग वंचित हैं, उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर का जो कंसेप्शन लोकतंत्र का है वो मंदिर और मस्जिद के झगड़े का नहीं है लोकतंत्र। बाबा साहब अंबेडकर का जो लोकतंत्र है वो कोई मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव से संसाधन देने का नाम नहीं है।
बाबा साहब अंबेडकर ने जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें कहा है कि उसमें जनता का लोक कल्याण होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। और उन्होंने उसमें कहा है कि जहां पे अमीरी गरीबी को कम किया जाए, जहां पे ताकतवर लोगों की ताकत को कम की जाए और कमजोर लोगों की ताकत को बढ़ाई जाए, जहां पे न्याय, समता, बंधुत्व की बात की जाए, उस डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की है। उन्होंने क्लास को खत्म करने की बात की है, कास्ट को खत्म करने की बात की है। इसमें स्वर्ण समाज के जो बेरोजगार नौजवान है, जिनको 5,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, अगर बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत पे यह देश चलेगा, तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको समता मिलेगा, अंधविश्वास, कर्मकांड से आपको मुक्ति मिलेगी, और हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के झगड़े से हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से न देखिए, हमें वंचितों को बाबा साहब अंबेडकर की जो बात थी, समता, बंधुत्व, न्याय, और वंचितों की लड़ाई वंचित ही लड़ेंगे, वंचितों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर को अगर कांग्रेसी अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, ये भी गलत है, और बीजेपी अगर उनको अपना आइकन बना रहे हैं, ये तो और भी गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बहुत विस्तार से इस सवाल का जवाब दे दिया कि जहां एक तरफ मोदी सरकार अपने काम को बताने की बजाय नेहरू को गाली देने में समय बर्बाद कर रही है, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, टैक्स पेयर पैसे की लूट कर रही है और जनता को कुछ भी नहीं दे पा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का काम है अपनी आलोचना में हर रोज सृजनात्मक तरीके से नई नई इतिहास के पन्नों में अध्याय जोड़ने का, विपक्ष के नाते सच को सामने रखने का। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष भी नेहरू के बचाव में ऐसा लगता है कि नेहरू पूजा में ही जुट गई है। साथियों, अगर आपको मेरा यह चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे तमाम मुद्दों पर कि दरअसल जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, जिन पर बेबाकी से बात होनी चाहिए थी, उस पर बात नहीं होती है। जहां एक तरफ मुख्य धारा की मीडिया का पूरा प्रयास है कि मुख्य धारा की बातों को ही जगह देना, वैसे हम जैसे जो लोग हैं, चैनल चलाते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, हमारा उद्देश्य है कि जो जनता के तीखे सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको जनता के सामने ईमानदारी से रख देना। अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतिहास की दृष्टि से साफ साफ कहा कि जहां आरएसएस भाजपा के मुकाबले नेहरू बड़े दिखते हैं, लेकिन जब बात ईमानदारी से देखने की हो, भारत के विकास को, सच्चे विकास को वंचितों की दृष्टि से देखने की हो, तो नेहरू पर भी गंभीर सवाल हैं, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपने जमाने में उठाया था, और आज भी उसके ईमानदारी के तकाजे हैं कि जो भी सरकार है, उस समय नेहरू थे तो उनसे सवाल होने चाहिए, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनसे सवाल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी के तानाशाही सरकार में सवाल पूछने की इजाजत किसी को नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।